जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के पैटर्न से शुरू करेंगे। पैटर्न इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब प्लस आईएनजी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अंत में सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर का यूज हम पिछले टेंसेज में सीख चुके हैं कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी निश्चित समय हो तब यूज करेंगे सिंस का, और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा यानी समय की अवधि होगी तब यूज करेंगे फॉर का। हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल हैं, उनका यूज भी हम सीख चुके हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है यानी सब्जेक्ट के रूप में आई और वी है तब लगाना है शैल, और आई और वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तब यूज करना है विल। इस टेंस या पैटर्न का यूज कौन से सेंटेंसेज को बनाने के लिए करना है, ये इस प्रकार है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the duration of an action up to a point of particular time in the future। इस टेंस का यूज किया जाता है एक ड्यूरेशन को बताने के लिए। भी कोई कार्य होता है इसमें जो कि प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है वो पास्ट में भी शुरू हुआ हो या फ्यूचर में शुरू हुआ, तीनों ही टेंसेज में कार्य शुरू हो सकता है, तीनों ही टाइम में, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है, और उसकी ड्यूरेशन को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ड्यूरेशन कब तक बताई होती है, फ्यूचर में कोई टाइम दिया होता है तब तक। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सेंटेंस लिखा, शी विल हैव बीन वर्किंग एज ए कुक in this school for 5 years in 2024, यानी 2024 में उसको 5 साल हो जाएंगे इस विद्यालय में एक कुक के रूप में कार्य करते हुए। तो इस प्रकार से ये जो टेंस है ये इसकी ड्यूरेशन को बताता है कि उसको कार्य करते हुए किसी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तब तक उसको कितना समय हो जाएगा, या हो सकता है कोई अन्य कार्य दिया हो, कोई दूसरा एक्शन दिया हो, तब तक उसको पिछले कार्य को करते हुए जो समय हो जाए उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। अब उसने जैसे बताया कि 2024 में उसको कितने साल हो गए, 5 साल हो चुके होंगे। 3 नंबर पे हम सीखते थे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद लगाना है नॉट। ये हैव और बीन ये 2 सपोर्टिंग वर्ब हैं और ये है मैन वर्ब। तो इस टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब, 2 सपोर्टिंग वर्ब और एक है मैन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद हैव बीन और बाकी जो पैटर्न है उसको वैसे के वैसे हम लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पहले लगाएंगे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें केवल हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। 4 नंबर पे हम सीखते हैं आइडेंटिफिकेशन की पहचान किस प्रकार से होगी कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसमें करेक्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म हमने भरनी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई सेंटेंस इसमें से आएगा तो उसमें दोनों ही चीज़ें दी होंगी, यानी कोई न कोई फ्यूचर टेंस की भी पहचान उसमें दी होगी। ऐसे शब्द दिए होंगे जो कि फ्यूचर को डोनेट करेंगे, फ्यूचर के बारे में हमें बताएंगे, यानी कोई नेक्स्ट या कोई आगे आने वाला जो पीरियड है वो दिया होगा। उसके साथ साथ उसमें सिंस, फॉर या ऑल भी दिया होगा। उसके बाद टाइम दिया होगा। तब हमें क्या करना है, विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट को देख के। आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो शैल, इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो विल, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी होगी उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। यानी हमारा आंसर 4 शब्दों में होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कोई सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद फिर सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इस प्रकार से ये हमारा आज अंतिम टेंस था। टेंसेज के अंदर जो जो आइडेंटिफिकेशन के वर्ड लिखवाए हैं वो तो हमें लर्न करने ही हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन सा टेंस है और उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने भरनी है। इन टेंसेज के अलावा कुछ अन्य भी नियम हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुछ अन्य नियम, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय कुछ अन्य नियम हैं जिनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मॉडल्स। कोई भी मॉडल सेंटेंस में दिया हो और उसके बाद ब्लैंक स्पेस हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। और मॉडल कौन कौन से हैं ये भी हमें लर्न करने हैं। विल, शैल मॉडल टोटल जो है इनकी संख्या है 13 मॉडल हैं टोटल। विल, शैल, कैन, मे, इसी प्रकार से इनको लर्न करना है। विल, शैल, कैन और मे। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, और शैल से शुड। शुड जो है वो शैल का पास्ट नहीं है। विल और जो शैल दो मॉडल्स हैं उनका पास्ट होता है वुड। शुड अलग है, शैल मॉडल अलग है और शुड मॉडल अलग है। ये शैल का पास्ट नहीं है। विल का पास्ट भी वुड है और शैल का पास्ट भी क्या है, वुड है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने, रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज़ काम आएगी। कहने का पास्ट होगा कुड और मे का पास्ट होगा माइट। इसके साथ साथ एक और एम लेटर से शुरू होने वाला मॉडल हम सीख लेंगे, मस्ट। विल, शैल, कैन, मे। विल और शैल का पास्ट वुड, शुड जो है वो शैल से याद हो जाएगा, कैन से कुड, मे का पास्ट माइट और एम से शुरू होने वाला एक हो गया मस्ट। दो मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ टू लगता है, यूज्ड टू और टू। दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद नॉट लगता है, नेगेटिव यूज होता है जिनका, वो हैं नीड नॉट और डेयर नॉट। यूज्ड के साथ टू अगर लगा हुआ है यूज्ड के साथ तभी ये मॉडल का काम करेगा। अगर यूज अकेला लिखा हुआ है तो वो मॉडल नहीं है। इसी प्रकार से
नीड के साथ नॉट या डेयर के साथ नॉट लगा हुआ है तभी ये मॉडल का कार्य करेंगे। अगर ये अकेले आते हैं तो फिर वे सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में है, फिर ये मॉडल का कार्य नहीं करेंगे। तो हमें ये 13 जो मॉडल हैं टोटल 13 इनको लर्न कर लेने हैं। इनके बाद हमेशा ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी ब्लैंक स्पेस से पहले अगर इनमें से कोई मॉडल दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट में जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है वही हमारा आंसर होगा और कुछ भी हमें नहीं करना। अगर ब्लैंक स्पेस से पहले, रिक्त स्थान से पहले इनमें से कोई मॉडल दिया हुआ है तो। दूसरा हमारा पॉइंट है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स, कुछ 6 सेमी मॉडल्स भी हैं। उनमें से भी अगर कोई सेंटेंस में आ जाता है तो उनके बाद भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे। ये सेमी मॉडल्स कौन कौन से हैं? हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सोनर। 3 ये हैं और 3 वुड से शुरू होने वाले, वुड बेटर, वुड रेदर और वुड सोनर। तो इस प्रकार से 6 ये सेमी मॉडल्स भी हैं। इनके बाद भी क्या करना है, हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। इसको इस प्रकार से यहाँ इसी प्रकार से लिख लेना। सेमी मॉडल के आगे लिखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नीचे सेमी मॉडल लिख के ये 6 सेमी मॉडल्स लिख लेने, उनको लर्न कर लेना है। जब भी ब्लैंक स्पेस से पहले ये 6 सेमी मॉडल्स आ जाते हैं तो उनके बाद भी हमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी उसको वैसे के वैसे लिख देना है और हमें कुछ भी नहीं करना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें कुछ शब्द हैं, वो भी अगर ब्लैंक स्पेस से पहले आ जाएं तो भी हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। तीसरा पॉइंट है कि सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस से पहले काइंडली, प्लीज, ऑलवेज, नेवर, डोंट, ये शब्द भी अगर ब्लैंक स्पेस से पहले हो तो इनके बाद भी आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बताया कि ये शब्द अगर ब्लैंक स्पेस से पहले हों, यानी रिक्त स्थान से पहले हों, क्योंकि ऑलवेज और नेवर तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की भी पहचान ये हैं। तो अगर सेंटेंस के शुरू में ये शब्द हों और ब्लैंक स्पेस से पहले ये शब्द, ये लिख लो बात है, यदि ये शब्द सेंटेंस के शुरू में हों, यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर इन शब्दों से हो रही है तो ऐसा इसलिए बताया क्योंकि ऑलवेज और नेवर जो शब्द हैं वो अगर सब्जेक्ट के बाद लिखे हुए हैं, अगर वो सब्जेक्ट के बाद लिखे हुए हैं तब हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी होगी। तब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हमें क्या लगाना पड़ सकता है, एस या एस भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। लेकिन अगर ये शब्द ऑलवेज और नेवर सेंटेंस के शुरुआत में ही हैं, यानी अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तब हमें एस या एस नहीं लगाना, ऑलवेज नेवर आया हुआ है तब हमने क्या करना है, केवल और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि चौथा पॉइंट है, यदि सेंटेंस के शुरू में, यदि सेंटेंस के शुरुआत में रिक्त स्थान हो, यदि सेंटेंस के शुरुआत में रिक्त स्थान हो, शुरू में ही ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तब भी हमें क्या करना है,
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहाँ लिखनी है। पांचवा पॉइंट है, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में शुरू हो रहा हो, यानी एक बार सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया तो आगे भी पास्ट टेंस ही आएगा। वो आगे जो सिचुएशन होगी या हिंदी में ट्रांसलेट करके हम देख लेंगे, उसमें जो भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वर्ब आ जाएगी। पास्ट टेंस हम सीख चुके हैं, पता कैसे चलेगा कि पास्ट टेंस है, या तो इसमें क्या होगा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, या इसके अंदर क्या होगा वॉज या वर दिया होगा, और तीसरी बात क्या है इसके अंदर हो सकता है हैड। यानी सेंटेंस के एक पार्ट में अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर या हैड दिया हो तो आगे वाले पार्ट में ही क्या आएगा पास्ट टेंस ही आएगा। अब ये इंडेफिनेट आएगा, कंटिन्यू आएगा या परफेक्ट, ये अलग अलग सिचुएशन जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। छठा हम और अंतिम पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंसेज। छठा और अंतिम पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज में तीन प्रकार के सेंटेंसेज हैं। एक पॉइंट तो ये है कि इफ़ वाला क्लॉज है, इफ़ के बाद क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट दिया हुआ है और लिखा हुआ है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लिखा हुआ है एस या ईएस। अगर ये लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, आगे वाला जो क्लॉज होगा सेंटेंस का पार्ट होगा उसमें विल शैल और प्लस में लिखेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे। यानी इफ़ वाले क्लॉज में अगर ब्लैंक स्पेस दे रखा है तो हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे या ऐसे लगा देना है। अगर इफ़ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है मैन वर्ब की, तो आगे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इस क्लॉज में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो उसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट देख के आई और वी हैं तो शैल, इनके अलावा सब्जेक्ट है तो विल, और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इफ़ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी इफ़ वाले क्लॉज में अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो हमें क्या करना है, आगे वाले क्लॉज में वुड लिखना है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये दिया हुआ है तो ये लिखना है और ये अगर दिया हुआ है तो ये लिखना है। यानी इफ़ वाले क्लॉज में अगर फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ऐसे आई से लिखा होगा। हमने क्या करना है, विल या शैल और फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इफ़ वाले क्लॉज में अगर सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो हमने वुड और फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है आगे वाले क्लॉज में। अगर वुड और फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो हमने क्या करना है, इफ़ वाली साइड, इफ़ वाले क्लॉज में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। इसी प्रकार से एक और कंडीशन है जिसमें क्या है कि इफ़ वाला जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है हैड और मैन वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है तीसरी, तब हमें क्या करना है, आगे वाले क्लॉज में लिखेंगे वुड और उसके साथ लिखेंगे हैव और उसके साथ लिखेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से ये तीन क्लॉज हैं, हैड और थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो हमने वुड हैव और थर्ड फॉर्म लिखनी है। वुड हैव और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तब क्या लिखना है, हैड और थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट, कुछ अन्य नियम हैं, इनको भी हमने ध्यान में रखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय। इससे पहले हम टेंसेज के अंदर अलग अलग एडवर्ब सीख चुके हैं, वो तो लर्न करनी ही है कि ये एडवर्ब आएगी तब ये फॉर्म हमने मैन वर्ब की भरनी है। इसके साथ साथ हमने ये जो 6 नियम है इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर 50 प्रैक्टिस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे कि अलग अलग टेंसेज में अलग अलग सेंटेंसेज हम उस टेंसेज के अकॉर्डिंग सीख चुके हैं
लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जितने भी ये टेंसेस थे 12 उनके सेंटेंसेज प्लस कुछ ये अन्य नियम लिखे हुए हैं उनसे संबंधित सेंटेंसेज उनको मिक्स करके 50 प्रैक्टिस एक्सरसाइज के प्रश्न हम करेंगे। प्रैक्टिस